नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर रोहित अब किंग के कमरे में आता है और यहाँ पर अब वो किंग से आकर अब अपने सवाल पूछता है कि आखिर उन्होंने राजमहल के लिए रूल क्यों बनाया है कि कोई जो भी नई रानी बनेगी उसे किंग से आकर मिलना होगा और उसे अपना चेहरा दिखाना होगा। तो यहाँ पर अब किंग कहते हैं इसके पीछे भी एक वजह है, जो हालावंतिका के साथ हुआ ऐसा किसी और रानी के साथ ना हो, बस इसीलिए। और यहाँ पर अब रोहित वहाँ से जाने लगता है तो किंग अब उसके सिर पर अपना हाथ रखते हैं और कहते हैं मेरे बच्चे, मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। ये सुनकर अब रोहित भी बदले में किंग को कहते हैं आपको भी अपनी लाइफ में जो खुशियाँ कभी मिली नहीं, आपको भी अब अपने आप की वो सारी खुशियाँ मिले। ये सुनकर अब किंग कहते हैं मेरी तो अब उम्र, अरे मेरी खुशियाँ जिसके साथ थी वो तो चली गई, अब मेरी खुशियाँ तो बस तुम बच्चों में ही है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सर जी अब कहते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। अब देखना शक्तिशाली गैंडे से 100 गुना पावरफुल है ये। इस बात पर नेत्रा कहती है इसे बाहर निकाल दीजिए, ये अब अपना काम खुद ब खुद ही कर देगा। अरे ये हमारे दुश्मनों के साथ साथ न जाने कितने ही लोगों को अपने आप ही सवा कर देगा। जहां एक तरफ मनाली में ये तूफान दस्तक दे रहा था क्योंकि दुश्मनों ने यहाँ पर अपना पूरा का पूरा काम कर लिया था, उनका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका था, तो उन्हें बस इंतजार था इसे मनाली में छोड़ने की। तो वहीं दूसरी तरफ पेरिस में बूढ़े किंग के पैलेस में अनिका और आयशा ये दोनों ही यहाँ पर तीनों बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, क्योंकि जब तक ये लोग सो नहीं जाते तब तक यहाँ पर बच्चों ने बोला था कि हम किसी रूम में चलकर एंजॉय करते हैं कि तभी अब तब तक वहाँ पर रोहित भी किंग से मिलने के बाद वहीं पर ही आ जाता है। जैसे ही रोहित यहाँ पर इस कमरे में आता है तो रोहित को वहाँ पर देखकर रिया के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और रोहित को देखते हुए अब रिया कहती है डैड आइए ना, आइए देखिए, मुझे तो आपसे बहुत सारी बातें करनी है। रिया की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है हाँ रिया बताओ ना, आपको क्या बातें करनी है, बताओ मैं सुन रहा हूँ। तब अब रोहित की ये बातें सुनकर अब रिया कहती है डैड मैं यहाँ पर कितने दिन से हूँ, क्या आप नहीं जानना चाहेंगे क्या आपकी प्रिंसेस ने यहाँ पर कैसे कैसे काम किए हैं, उन्होंने यहाँ पर कैसे एडजस्ट किया है, क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे। रिया की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है हाँ रिया क्यों नहीं, मैं भी तो जानूं कि आखिर मेरी बेटी ने, मेरी प्रिंसेस ने यहाँ पर अपने आप क्या क्या किया है, सच में मुझे भी तो जानना है। इधर रोहित की इस बात को सुनकर अब रिया कहती है डैड आप पहले मेरे साथ आकर बैठो, मुझे आपको वो सब कुछ बताना है। पता है डैड मैं यहाँ पर कितना टॉर्चर होती हूँ। अब रिया की ये बात सुनकर तो रोहित अब यहाँ पर रिया को एक हैरानी के साथ देखने लगता है। हालांकि रोहित को भी किंग से मिलने के बाद इस बात का अंदाजा हो गया था कि यहाँ पर रिया का पूरा टाइम शेड्यूल चेंज हुआ है, इसलिए वो यहाँ पर एक्टिंग करते हुए रिया को ऐसे दिखाता है जैसे उसकी बात को सुनकर सच में रोहित बहुत ही हैरान है। और अब रिया को देखने के बाद वो यहाँ पर इन चारों यानी कि आयशा, मारवा, अनिका, आर्यन और अलेक्जेंडर की तरफ देखता है। इधर जैसे ही अब रोहित इन सब की तरफ देखता है और जैसे ही आर्यन ने ये बात सुनी तो ये सुनते ही अब आर्यन और अलेक्जेंडर तो हैरानी से दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि अब रिया डैड को सब कुछ बता देगी, क्योंकि रिया को पता था कि इस शेड्यूल में बस अब एक डैड ही हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं, वो ही उसे उन्हें ये सब काम करने से बचा सकते हैं। उन्हें भी पता था कि रिया की किसी भी बात को टालना उनके डैड के लिए बहुत ही मुश्किल था। इवन वो रिया की किसी भी बात को टाल ही नहीं पाते थे। अब उन्हें डर था कि कहीं सच में डैड रिया को यहाँ से लेकर ना चले जाएं, क्योंकि उन्हें भी रिया के अंदर ये चेंज अप पसंद आ रहा था, जो वो हमेशा से ही चाहते थे कि रिया एक रिस्पॉन्सिबल बने, वो अपने काम को थोड़ा सा ध्यान से करे, उसे गेमिंग को छोड़कर अपनी स्टडी में थोड़ा सा ध्यान दे।
लेकिन यहाँ पर ये दोनों इसलिए हैरान थे। तो वहीं दूसरी तरफ इधर आयशा मारवा और अनिका, ये दोनों भी अब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगती हैं। आयशा मारवा तो खुद रिया की इन सब हरकतों से काफ़ी परेशान थी, क्योंकि आयशा मारवा को काफ़ी चिंता होती थी रिया की कि रिया भी अपने भाइयों की तरह अपनी स्टडी पर फोकस करे, और ये सेम हाल यही अनिका का भी था। लेकिन जैसे ही इन सब ने यहाँ पर रिया को रोहित से ये सारी की सारी कंप्लेंट करते हुए सुना, तो अब यहाँ पर इन्हें लगने लगता है कि अब तो सच में रोहित जैसे ही अपनी बेटी के मुंह से ये सब सुनेगा तो वो उसे यहाँ पर नहीं रख पाएगा। इधर अब ये सब सुनने के बाद तो अब आयशा मारवा अपनी आंखों के इशारे से ही कहती है अब क्या होगा अनिका। इधर अनिका भी आयशा मारवा की आंखों को अच्छी तरह से पढ़ लेती है और अब अनिका भी कहती है पता नहीं माँ, अब ये सब तो मिस्टर मारवा के ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर वो रिया की बातों को किस नज़रिए से लेते हैं। लेकिन देखिए, उन्हें ये तो समझना ही पड़ेगा कि रिया का यहाँ पर रहना ही ठीक है, क्योंकि अगर रिया यहाँ से फिर से मारवा हाउस गई या फिर वो कहीं भी गई तो उसके बाद वो फिर से अपने गेम में ही लगी रहेगी। वो इस तरह से फिर अपनी लाइफ में कुछ भी सीख नहीं पाएगी, और ये उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ रिया भी एक बात को बड़ा चढ़ाकर अब रोहित को बोल रही थी। वो यहाँ पर बताती है कि डैड मुझे यहाँ पर पता है क्या क्या काम करने पड़ते हैं। मुझे यहाँ पर खेलने नहीं दिया जाता, मुझे दिन में सोने नहीं दिया जाता। मेरा पूरा का पूरा शेड्यूल है। मुझे इतने से बजे से इतने बजे तक स्टडी करनी पड़ती है। मुझे कुछ छोटे छोटे कामों को भी करना पड़ता है। और वो यहाँ पर सारी बातों को, जो काम उसने नहीं किए हैं उन्हें भी बड़ा चढ़ा कर कह रही थी, और बाकी सब बस उनकी बातों को ही सुन रहे थे। लेकिन यहाँ पर कोई भी रिया को चुप करने के लिए नहीं कहता, क्योंकि वो जानते थे कि आज रोहित उसके सामने है तो वो अपने डैड को ये सब कुछ तो बताएगी ही बताएगी। इधर अनिका को तो अच्छी तरह से पता था कि उसकी शरारती रिया की आधे से ज्यादा बातें तो झूठी थी, क्योंकि जिस तरह से रिया रोहित के सामने बातें बढ़ा चढ़ा कर बता रही थी, अनिका उन बातों को ही सुनकर समझ चुकी थी। इवन वो रिया के बारे में भी जानती थी कि अपने डैड के सामने वो कैसे बातों को प्रेजेंट करती है। इसलिए रिया की जब यहाँ पर पूरी की पूरी बातें हो जाती हैं तो अब सभी रोहित को ही देख रहे थे कि आखिर अब रोहित का क्या रिएक्शन होगा। रोहित अब रिया को क्या कहेंगे? क्या रोहित रिया को अब अपने साथ लेकर चले जाएंगे? क्या उन्हें अपनी रिया पर अब इतना तरस आएगा? लेकिन इधर रिया को पूरी उम्मीद थी कि उसके डैड उसे यहाँ से अब अपने साथ लेकर ही जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से रिया ने सारी की सारी बातें अपने डैड को कही थी, उसे पता था उसके डैड अब उसे मना ही नहीं कर पाएंगे। अब उसे यहाँ से जाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि रिया तो यहाँ पर इस बिजी शेड्यूल की वजह से बहुत ही परेशान हो चुकी थी। इधर रोहित अब रिया की आंखों में देखता है तो रोहित अच्छी तरह से समझ गया था कि आखिर रिया उससे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। लेकिन अब यहाँ पर रोहित रिया की आंखों में देखकर अब पहले तो उसके फोरहेड पर एक किस करता है, और अब वो रिया को कहता है, रिया देखो, मुझे तो लग रहा था कि मेरी प्रिंसेस तो बहुत ही स्ट्रोंग है, बिल्कुल मम्मा की तरह। आपने देखा है ना कि मम्मा कितनी स्ट्रोंग है, और वो भी हर फील्ड में। देखो, वो एक अच्छी डॉक्टर भी है, वो एक अच्छी मार्शल आर्ट भी है, और वो ये टेक्नोलॉजी में भी सबसे आगे है। इवन आपने उनकी फाइट देखी है, वो कितनी अच्छी है। तो देखो मम्मा कितनी स्ट्रोंग है, हर सिचुएशन का मम्मा कैसे डटकर सामना करती हैं। मुझे तो सच में यही लगा था कि आप बिल्कुल मम्मा जैसे स्ट्रोंग हैं, बट सॉरी टू से बेटा, आप तो सच में कमज़ोर निकली। जिस तरह से आपने मुझे ये बातें बताई, ये तो कोई बिग इशू है ही नहीं ना रिया। हाँ, अगर आप ये सब नहीं करोगी तो आप फिर स्ट्रोंग कैसे बनोगी? इधर रोहित की इस बात को सुनकर तो सभी को एकदम से शौक लगता है, क्योंकि किसी ने भी ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि रोहित रिया को अपने साथ ना ले जाकर वो उसे इस तरह से समझाएगा, क्योंकि इन सब ने देखा था कि रिया के आगे रोहित कहीं हार सा जाता था और वो अपनी प्रिंसेस की हर विश को पूरा करता था।
यहाँ पर ये सभी हैरानी से बस रोहित को ही देख रहे थे। इधर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए रोहित कहता है, रिया देखो डैड को बस अभी थोड़ा सा टाइम दे दो। वो क्या है ना कि आपके शेड्यूल को लेकर मुझे आपकी मम्मा से बस थोड़ी सी बात करनी होगी। मैं देखता हूँ। और ये सुनते ही अब रिया अब अनिका को देखती है, क्योंकि रिया को पता था कि अगर उसके डैड उसके मॉम से बात करेंगे तो उसकी मॉम तो इस चीज के लिए कभी एग्री ही नहीं करेगी। अनिका को रिया का पता था, क्योंकि अनिका भी रिया की जो हरकतें गेम खेलने की थी उनसे वो भी काफी परेशान थी। लेकिन अब रिया के पास जब कोई ऑप्शन नहीं था तो वो वहीं अपना पैतरा अपनाती है, जिससे वो सबको खुश रखने की कोशिश करती थी। इसलिए ये सुनते ही रिया अब जल्दी से अनिका को देखकर जल्दी से उसके पास जाती है, और उसके पास जाते ही अब अनिका को हक कर लेती है। इधर जैसे ही रिया अनिका के पास आके उसे हक करती है तो अनिका भी समझ जाती है कि आखिर अब रिया की अगली लाइन क्या होगी। इसलिए अनिका के चेहरे पर पहले ही समाइल आ जाती है, और अब यहाँ पर रिया सेम वही करती है जैसे अनिका ने सोचा था। रिया उन्हें हक करते हुए कहती है, माय ममा इज द बेस्ट ममा। और रिया की ये बात सुनते ही तो वहाँ पर अब सभी जोर जोर से ठहाके लगा कर हंसने लगते हैं, क्योंकि सभी को पता था रिया क्योंकि यहाँ पर उसके डैड ने अनिका के ऊपर सारी की सारी बातें छोड़ दी हैं कि वो उनसे बात करके बताते हैं। तो यहाँ पर अब रिया को उम्मीद थी कि उसे अपनी मम्मा को ही कन्विंस करना होगा। लेकिन ये सभी जैसे अब यहाँ पर हंस रहे थे तभी वहाँ पर सामने लगी हुई टीवी की स्क्रीन अब एकदम से ओपन हो जाती है। जैसे ही वो स्क्रीन ओपन होती है तो सभी अब वहाँ पर उस स्क्रीन की तरफ देखने लगते हैं। उन सब ने जैसे स्क्रीन को देखा तो उसके ऊपर तो आज यहाँ पर जो बच्चों का टेस्ट हुआ था वो उन तीनों के ही मार्क्स वहाँ पर उस स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे। सभी यहाँ पर उस स्क्रीन में बच्चों के मार्क्स देख रहे थे, तो वहीं जब सभी ने वहाँ पर रिया के मार्क्स देखे तो उनके चेहरे पर एक स्माइल थी। सच में रिया के अंदर काफी इम्प्रूवमेंट था। इधर तीनों बच्चों में से रिया के क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स थे। हालांकि ये एक साइंस का पेपर था तो इसमें हाईएस्ट अलेक्जेंडर के होने थे, लेकिन आज रिया के अलेक्जेंडर से भी ज्यादा मार्क्स देखकर सबको रिया के ऊपर काफी प्राउड फील भी हो रहा था। ये देखकर तो अब रिया यहाँ पर कहती है, देखा मैंने कहा था ना डैड। मॉम देखो मेरे मार्क्स कितने। मॉम मैंने तो आपको वहाँ पर टेस्ट रूम में भी कहा था ना कि मेरे तो सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे। देखो मॉम मैंने कर दिखाया। इधर रिया को इस तरह से उछलता हुआ देखकर अब रोहित के चेहरे पर भी एक स्माइल थी। साथ के साथ उसे अपने बेटी के ऊपर गर्व भी था कि सच में फर्स्ट टाइम रिया के अलेक्जेंडर से भी ज्यादा मार्क्स हैं। तो वहीं आयशा मारवा तो ये सब देखते हुए कहती है, ये कैसे पॉसिबल है। मेरा मतलब है कि टोटल मार्क्स तो 100 है ना, यानी पेपर तो 100 नंबर का था, तो फिर रिया के इसमें 120 मार्क्स कैसे आए। रिया को 100 में से 120 कैसे मिल सकते हैं। हाँ, इस बात पर अब यहाँ पर आर्यन कहता है, दादी माँ मिलते हैं। वो क्या होता है ना दादी माँ, मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। अगर हम उन्हें सोल्व कर लेते हैं तो हमें उन्हें सोल्व करने के भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, वाओ रिया, सच में तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। वेल डन रिया, दादी माँ को सच में आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड है। यहाँ पर अब ये सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी अब उस रूम का दरवाजा अब नॉक होने लगता है। जैसे ही भी यहाँ पर दरवाजा नॉक होता है तो इस आवाज को सुनकर अब यहाँ पर क्योंकि रिया काफी खुश थी अपने मार्क्स को देखकर, इसलिए अब रिया कहती है, मैं देखती हूँ कि इस वक्त कौन होगा। और ये कहते हुए ही रिया अब यहाँ पर दरवाजे को खोलने के लिए उसके पास जाने लगती है। तो वहीं रिया जब दरवाजे को खोलने के लिए गई थी तो अब यहाँ पर रिया को दूर जाता हुआ देखकर अब अनिका धीरे से रोहित से कहती है, देखा मिस्टर मारवा आपने, अब आप अपनी आंखों से देखिए, यहाँ आने के बाद हमारी रिया में सच में कितने चेंजेज आए हैं ना। और आपको पता है मुझे उसके अंदर यही बदलाव अच्छे लग रहे हैं। देखिए जब वो हमारे साथ रहती थी तो वो हमेशा स्क्रीन के साथ ही लगी रहती थी, या तो वो अपने टैब में या फ़ोन में, क्योंकि उसे गेमिंग बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन देखो जब उसकी वही टाइम जब उसकी स्टडी पर लगाया गया तो आप खुद ही देख सकते हैं कि उसकी स्टडी में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। इवन आप खुद ही देखो ना, उसके तो दोनों भाइयों से ही ज़्यादा मार्क्स आए हैं।
अनिका की इस बात को सुनकर रोहित भी अब अनिका की बात से सहमत होता है। वो अपनी गर्दन हिलाते हुए ही कहता है, हाँ हाँ अनिका, तुम सही कह रही हो। हाँ, ये चेंजेस तो मुझे खुद साफ साफ दिखाई दे ही रहे हैं। और ये कहते हुए ही रोहित अब यहाँ पर बिल्कुल खामोश हो जाता है। जहाँ एक तरफ ये सब बातें हो रही थी तो वहीं अब तक रिया भी जाकर दरवाजे को खोल देती है। जैसे ही यहाँ पर रिया ने दरवाजा खोला तो दरवाजे के बाहर यहाँ पर सावित्री खड़ी थी। सावित्री के हाथ में यहाँ पर एक केक था। जैसे ही रिया दरवाजा खोलती है तो अब सावित्री अब उससे कहती है, रिया बेबी, ये आपके लिए। जैसे ही सावित्री ने ये कहा तो अब यहाँ पर रिया कहती है, ठीक है आप आइए ना। इधर अब सावित्री कहती है, वो क्या है ना कि आप आज के आपके सबसे अच्छे मार्क्स आए हैं तो किंग ने ये आपके लिए केक भिजवाया है। इस बात को सुनकर रिया कहती है, वाओ थैंक यू सो मच। इधर अलेक्जेंडर के बड़ी सच में इतने भी खड़ूस नहीं है। देखो, मुझे तो वो बहुत ही खड़ूस लग रहे थे, लेकिन अब वो सिर्फ अलेक्जेंडर के बड़ी नहीं है, अब तो वो मेरे भी बड़ी हैं। इधर यहाँ पर जैसे ही रिया ये बात कहती है तो ये सुनते ही तो वहाँ पर सभी अब हंसने लगते हैं। या अब ये सब सुनकर अब अलेक्जेंडर कहता है, चलो रिया चलो, क्योंकि देखो तुमने तो मुझसे भी ज़्यादा मार्क्स लेकर आई हो, तो अब चलो जल्दी से केक कट करते हैं। अलेक्जेंडर की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है, नहीं अलेक्जेंडर, मैं अकेले तो ये केक नहीं काटूंगी, क्योंकि देखो मार्क्स तो हम तीनों के ही बहुत अच्छे आए हैं, इसलिए हम तीनों भाई बहन मिलकर ही इस केक को कट करेंगे। अब यहाँ पर रिया की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर आर्यन और अलेक्जेंडर भी हाँ में अपना सिर हिलाते हैं। और इधर ये कहते हुए ही रिया अब अपने हाथ में एक नाइफ को पकड़ लेती है। तो वहीं अब आर्यन और अलेक्जेंडर ये दोनों भाई भी अब उसके दोनों एक लेफ्ट में आकर खड़ा हो जाता है तो एक राइट में, और ये दोनों भी अब रिया के हाथ को पकड़ लेते हैं। और अब तीनों ही बच्चे मिलकर अब यहाँ पर केक कट करते हैं। और केक कट करने के बाद वो सभी अब एक एक करके एक दूसरे को केक खिलाते हैं। तो वहीं ये सब देख कर अब आयशा मारवा कहती है, बेटा अलेक्जेंडर, देखो केक कट हो गया है। आप एक काम करो, आप एक प्लेट में थोड़ा सा केक रखकर अपने बड़ी को भी केक खिला दो। क्या आज अपने बड़ी को केक नहीं खिलाओगे? देखिए, आज आप लोगों के लिए इतना अच्छा दिन है। आयशा की इस बात को सुनकर अब अलेक्जेंडर कहता है, हाँ दादी माँ, क्यों नहीं। अरे मैं तो बस अपनी बड़ी के लिए केक लेकर ही जा रहा हूँ। ये कहते हुए ही अलेक्जेंडर अब एक पीस को कट करता है और उसे उठाकर अब प्लेट में रखता है। प्लेट में इस केक को डालने के बाद अलेक्जेंडर अब यहाँ से जैसे ही इस प्लेट को उठाकर जाने लगता है तभी अब अनिका पीछे से अलेक्जेंडर को रोकती है। अनिका कहती है, रुको अलेक्जेंडर। जैसे ही यहाँ पर अनिका ने अलेक्जेंडर को रोका तो अलेक्जेंडर वहीं पर ही रुक जाता है और अब वो पीछे मुड़कर कहता है, हाँ मोम, कहो क्या बात है। अब यहाँ पर अलेक्जेंडर की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर अनिका कहती है, ऐसा करो बेटा, इस प्लेट को वापस रख दो। वो क्या है ना कि आज आपके बड़ी को केक आपकी दादी माँ दे देगी, इसलिए आप रहने दो। वैसे भी आओ आप यहाँ पर हमारे साथ बैठो, हमें भी तो बात करनी है ना। वो क्या है ना कि फिर तो शायद हम लोग कल चले भी जाएंगे। इधर ये सुनते ही अब अलेक्जेंडर भी उस केक को वहीं पर वापस रख देता है और वहीं वो वहाँ जाकर जहाँ पर अभी आर्यन, रिया, रोहित ये सब बैठे हुए थे वहीं पर जाकर बैठ जाता है। इधर अलेक्जेंडर को रोकता हुआ देखकर अब यहाँ पर आयशा मारवा बनी हैरानी से बस अनिका को ही देख रही थी। आयशा को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर अनिका के दिमाग में क्या चल रहा है। वही अब अनिका अब उस प्लेट को उठाकर अब आयशा मारवा की तरफ बढ़ाते हुए उसे कहती है, प्लीज माँ, देखिए आज आप आज आप उन्हें अपने हाथों से केक नहीं खिलाएंगी। इस बात पर अब आयशा अनिका को एक टपली मारती है और कहती है, सच में पता नहीं तेरे दिमाग में भी क्या क्या चलता रहता है। और अब यहाँ पर वो बिन सबको गुड नाइट बोलकर आयशा मारवा वहाँ से चली जाती है। तो वहीं अब उनके जाने के बाद अब यहाँ पर बच्चे कहते हैं, मोम और डैड, आप दोनों अभी यहीं पर ही रहेंगे ना? अभी आप लोग यहाँ से जाने तो वाले नहीं हैं। इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ बेटा, हम आज रात तो यहीं पर ही रुक रहे हैं, लेकिन हाँ, हमें कल मॉर्निंग के बाद हम यहाँ से जाएंगे, क्योंकि हमें वहाँ पर कुछ काम है। हम तो बस यहाँ पर आप लोगों से मिलने के लिए आ गए थे।
वे अभी रात ज्यादा हो गई है, इसलिए अभी आप सब लोग यहाँ से जाओ और जाकर सो जाइए, क्योंकि आपका कल से फिर से वही रूटीन शुरू होने वाला है ना। और हम नहीं चाहते कि हम दोनों की वजह से आप तीनों का किसी भी तरह का कोई भी रूटीन खराब हो। इधर अब अपनी मॉम की ये बात सुनते ही अब तीनों बच्चे अब अपने मॉम और डैड को गुड नाइट बोलकर उन्हें एक हक करके वहाँ से सोने के लिए चले जाते हैं। तो वहीं अभी यहाँ पर बच्चों के जाने के साथ साथ सावित्री भी जैसे ही वहाँ से जाने लगती है, तब अनिका सावित्री को कहती है, रोकते हुए ही कहती है, सावित्री आंटी आप यहीं पर ही रुक जाइए, अब हमें आपसे कुछ बात करनी है। अनिका की ये बात सुनते ही अब सावित्री के कदम भी वहीं पर ही रुक जाते हैं। और जब यहाँ पर बच्चे उनके कमरे से जा चुके थे तो अब अनिका कहती है, आप प्लीज एक बार दरवाजा बंद कर दीजिए। अब यहाँ पर सावित्री दरवाजे को बंद कर देती है और वो वापस से अनिका की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही सावित्री अब अनिका के पास आती है तो अब सावित्री कहती है, अनिका मैडम बोलिए, आप क्या कहना चाहती थी मुझसे, आप क्या कहने वाली थी। अब सावित्री की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर अनिका कहती हैं, आप राजमहल में कब से काम कर रही हैं सावित्री, क्या आप हमें ये बता सकती हैं। अनिका की इस बात पर अब सावित्री कहती हैं, मैं तो मैडम उस समय पर बहुत ही छोटी थी, उसके बाद से ही मैं राजमहल में काम कर रही हूँ, लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हैं। अब उसकी इस बात पर अब अनिका कहती है, हमें इससे रिलेटेड आपसे कुछ काम था, क्या आप मुझे सच सच बताएंगी। अनिका की इस बात को सुनकर अब सावित्री कहती है, मैडम जो भी कुछ आप बेझिझक बताइए, अगर मुझे पता होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। अब अनिका कहती है, राजमहल के आसपास क्या कोई ऐसा रास्ता है जो मुझे रानी अवंतिका के बारे में बता सकता है या मुझे वो वहां तक लेकर जा सकता है। अगर ऐसा कुछ नहीं भी है तो क्या आप मुझे उनके बारे में कुछ बता सकती हैं, अगर आपको उनके बारे में कुछ भी पता हो तो। अनिका की ये बात सुनते ही अब सावित्री कहती है, रानी साहिबा के बारे में तो ज्यादा कोई भी कुछ भी नहीं जानता है मैडम, और सच कहूँ तो क्योंकि धनंजय सर के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी रानी अवंतिका के रूम में ना जा पाए, इवन कोई भी उनके बारे में कोई भी बात तक नहीं करेगा, और अगर ऐसा किसी ने कुछ भी किया भी तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। इसलिए किसी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, इवन राजमहल में तो कभी उनके बारे में बात भी नहीं होती। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है फिर आप जाइए। अब अनिका की ये बात सुनते ही अब सावित्री कहती है, वैसे मैडम मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप रानी की पदवी पर जो हैं, इसलिए आप वहाँ की रानी बनने के लिए मैं आपको तहे दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। सावित्री की इस बात पर अब अनिका सावित्री को थैंक यू कहती है, और अब यहाँ से सावित्री अनिका को रोहित को ग्रीट करते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर सावित्री जैसे ही कमरे से बाहर जाती है तो अब अनिका यहाँ से उठकर अब दरवाजे को बंद कर देती है, और बंद करने के बाद अब वो यहाँ पर बेड की तरफ बढ़ती है और अब वो यहाँ पर रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा अब हम क्या करें, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब हम नानी माँ के बारे में कैसे पता करेंगे, क्योंकि हमें तो कोई भी जरिया नजर ही नहीं आ रहा है। अगर हमें उनके बारे में कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चल रहा है तो अब मिस्टर मारवा आप ही मुझे बताइए कि क्या हमें रानी अवंतिका के रूम में जाना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि अब मेरे पास तो बस एक वही ऑप्शन है कि मुझे अब जो भी कुछ जानना है वो उनके रूम में जाने के बाद ही पता लग सकता है। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, अनिका देखो मैं तो अभी भी तुमसे यही कहूँगा कि कुछ भी करने से पहले अपने दिल से पूछो कि आखिर तुम अपनी नानी माँ के बारे में क्यों जानना चाहती हो। अब रोहित की इस बात पर अब अनिका अब अपने रूम की बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है, और वो यहाँ पर अब एक सोच में पड़ जाती है। इधर अब यहाँ पर रोहित भी अब अपने रूम में बने हुए रूम के दूसरे रूम के अंदर चला जाता है, और वहाँ जाते ही अब वो दोनों ही स्टैचू के बटन को प्रेस कर देता है। उन बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर रोहित की स्क्रीन पर अब मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ साथ इंपीरियल ग्रुप ऑफ कंपनी में भी क्या क्या काम हो रहा था उसके ऊपर अब वो यहाँ पर अपनी नज़र बनाए हुए थे, क्योंकि यहाँ की स्क्रीन पर उनके सामने अब उन्हें सब कुछ दिखाई दे रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ इधर बालकनी में खड़ी अनिका भी यहाँ पर अपनी ही सोच में थी। अनिका अब सोचती है कि बात तो बिल्कुल सही है मिस्टर मारवा की, आखिर मैं नानी माँ के बारे में
क्या जानना चाहती हूँ और क्यों जानना चाहती हूँ मैं, जबकि मुझे अब पता चल चुका है कि वो मेरी नानी माँ है। यही सब सोचकर ही अब अनिका कब बालकनी में ही वहां पर जाकर एक चेयर पर बैठ जाती है और अनिका ये सब सोचते सोचते ही कब नींद के आगोश में चली जाती है। अनिका को भी इसके बारे में पता नहीं चला। अनिका वहीं बालकनी में लगी हुई चेयर पर बैठे बैठे ही सो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ रोहित यहाँ पर अब अपने काम को करने में लगा हुआ था। कुछ समय के बाद जैसे भी यहाँ पर रोहित का अपने काम को कर लेता है, तो अपने काम को करने के बाद वो स्क्रीन को ऑफ करके जैसे वो यहाँ पर अपने उस कमरे से बाहर आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर बेड पर अनिका तो है ही नहीं। अनिका को वहाँ पर बेड पर ना देखकर रोहित को थोड़ी सी हैरानी तो होती है कि आखिर अब अनिका रात को कहाँ चली गई। इसलिए अब वो अनिका को ढूंढने के लिए वहाँ पर कमरे में इधर उधर देखने लगता है। जब रोहित यहाँ पर अनिका को ढूंढ रहा था तो वहाँ पर अब अचानक से रोहित को ध्यान आता है कि अनिका तो लास्ट टाइम बालकनी में थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनिका अभी भी बालकनी में ही हो, लेकिन क्या अनिका अभी तक बालकनी में होगी। यही सब सोचते हुए ही रोहित भी वहाँ पर उस कमरे के बाहर बनी हुई बालकनी में पहुंच जाता है। जैसे ही रोहित वहां पर बालकनी में जाता है तो वो देखता है कि अनिका तो यहीं पर ही सो रही थी और वो भी ऐसे बैठे बैठे ही अनिका के चेहरे पर को इस तरह से सोता हुआ देखकर अब यहाँ पर रोहित को उसका चेहरा और भी प्यारा लग रहा था। और अब यहाँ पर रोहित के चेहरे पर अनिका को यहाँ पर पाकर एक स्माइल आ जाती है। और अब रोहित अनिका के पास जाकर सबसे पहले तो अनिका के उन बालों को हटा रहा था जो कि हवा की वजह से उसके मुंह पर आ रहे थे और उन्हें वो अनिका के कान के पीछे करते हुए ही रोहित अब बड़ी ही सावधानी के साथ अनिका को अब अपनी बाहों में उठाकर उसे यहाँ पर अंदर कमरे में लेकर आ जाता है ताकि वो अनिका को बेड पर अच्छे से सुला सके। कमरे में आने के बाद रोहित अब अनिका को यहाँ पर बेड पर लेटा देता है और साथ के साथ अनिका को कंबल भी उड़ा देता है। कंबल उड़ाने के बाद अब रोहित यहाँ पर इस रूम के एसी के टेम्परेचर को एडजस्ट करता है और उसे करने के बाद अब वो रोहित भी, क्योंकि अब वो भी थक चुका था, इसलिए वो भी अब दूसरी साइड पर आकर अनिका के साथ आकर सो जाता है। यहाँ पर रात काफी गहरी होती जा रही थी कि तभी अब अनिका के माथे पर पसीना आने लगता है। कुछ ही देर के बाद अब वो रोहित बोलकर अब अचानक से उठकर बैठ जाती है। मानो अनिका शायद किसी सपने में थी। जिस तरह से अनिका के माथे पर पसीना था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद रोहित को लेकर उसे कोई बहुत ही बुरा सपना आया हो। और यहाँ पर जैसे ही अनिका उठकर बैठ जाती है तो उसकी सांसें भी अब ऊपर नीचे चल रही थी। इधर अनिका की इस तरह से अचानक से आवाज को सुनकर अब रोहित भी एकदम से उठ जाता है कि आखिर अनिका को क्या हुआ। और जैसे ही रोहित उठता है तो वो जल्दी से अपने साइड में लगे हुए लैंप को, जो कि टेबल पर रखा हुआ था, उस टेबल से उस लैंप को ऑन कर देता है। और इधर ऑन करने के बाद जैसे ही यहाँ पर रोशनी कमरे में थोड़ी सी हुई तो वो अनिका से कहता है, क्या हुआ है अनिका, सब ठीक तो है ना? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा अनिका? रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका रोहित को एक जोर का हक कर लेती है और अब वो घबराए हुए ही कहती है, मिस्टर मारवा मुझे नानी माँ के रूम में जाना है। अब चाहे जो कुछ भी हो जाए वहाँ पर अब मैं जाकर ही रहूंगी। जब तक मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगी तब तक शायद मुझे मेरे मन को बिल्कुल भी शांति नहीं मिलेगी। अब अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, मैंने कब मना किया है अनिका? मैंने कहा मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम अपने मन की सुनो। अगर तुम देखो अनिका वहाँ पर जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकने वाला हूँ। लेकिन हाँ, अभी के लिए पहले खुद को रिलैक्स करो अनिका। देखो तुम कितनी घबरा गई हो। और ये कहते हुए रोहित अब साइड टेबल पर से एक गिलास उठाता है और उसमें वो जग में से पानी भरता है और अब वो अनिका को पीने के लिए कहता है, क्योंकि रोहित ने देखा कि अनिका के माथे पर बहुत पसीना है। शायद उसने बहुत बुरा कोई सपना देखा है। और अब वो यहाँ पर वो अनिका को देता है तो अब अनिका भी उस गिलास को अपने हाथों में पकड़ लेती है और अब यहाँ पर वो उस गिलास से बस 2 घूंट ही पानी पीती है। और इधर जैसे ही अनिका ने अब पानी पीकर उसकी तरफ गिलास बढ़ाया तो रोहित अब उस गिलास को वापस से रख देता है। और इधर रोहित अब अनिका को अपनी बाहों में भर लेता है और इधर अनिका भी रोहित की बाहों में ही एक छोटे बच्चे की तरह सो जाती है। तो वहीं रोहित को लगता है कहीं अनिका ने नाना जी की बातों को कहीं ज्यादा सीरियस तो नहीं ले लिया,
क्योंकि वहां पर डाइनिंग टेबल पर जब किंग ने अनिका से कहा था कि अगर तुम रोहित और इस दुनिया में से किसको बचाओगी, कहीं कहीं उसी बात को अनिका ज्यादा सीरियस तो नहीं ले गई और उसकी वजह से कहीं उसने सपने में वही सब तो नहीं देख लिया, वरना अनिका इस तरह से सपने में क्यों चिल्लाती। यही सोचकर ही अब रोहित भी थोड़ा सा परेशान तो हो जाता है, लेकिन अब यहाँ पर कुछ समय बाद रोहित की भी आंख लग जाती है।